हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। आज हम सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये एक एट क्लास साइंस का चैप्टर है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने बहुत अच्छा सिलेबस कवर किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया है अभी तक जितना सिखाया है। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट आ रहा होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट में भी मुझे बता सकते हो उस। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो मैं कहूँगा आप जुड़े ही, क्योंकि इसके अंदर हम क्वेश्चन पेपर, डाउट सॉल्विंग सब कराते हैं। और यूट्यूब पे आपका जो सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है। सो अब एन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल्स। आपने एक चीज़ देखी होंगी कि मतलब कि इसके अंदर क्या है। देखिए, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। तो आपने ये देखा होगा कि एक प्लेट है, ठीक है ना। अब प्लेट को आप, मतलब कि प्लेट जो हमारे घर में यूज़ होती है वो इजीली ब्रेक होती है क्या? अगर आपने एक सर्टन फोर्स पे वो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन वो ऐसी उसके पार्टिकल्स इधर उधर जाते हैं क्या, टूट के बिखर जाती है क्या प्लेट? नहीं ना। जब तक आप उसके ऊपर बहुत एक्सेसिव फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो टूटेगा नहीं। सो उसके क्या रहते हैं, उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो बहुत ही, उनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है बहुत माइन्यूट सा डिस्टेंस रहता है, बहुत कम डिस्टेंस रहता है। वो बहुत ही सॉलिडली जॉइंट रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं फेविकॉल का जोड़ है, ठीक है ना, लाइक दैट वो वैसे रहते हैं। तो उसकी वजह से वो ये जल्दी टूटते नहीं है, ठीक है ना। अब लिक्विड के अंदर हम आते हैं, तो लिक्विड के अंदर आपने देखा होगा कि लिक्विड उसकी शेप चेंज करता है, ठीक है ना। आप लिक्विड को जिसमें भी डालिएगा, कोई भी शेप में आप डालिएगा, तो वो उस हिसाब से शेप उसकी एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो बहुत, मतलब कि मॉडरेट लेवल के डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है ना। तो वो कोई भी शेप्स में आ सकते हैं। और जो गैस रहते हैं, अब गैस के अंदर आपने जो बलून्स देखे हैं, तो बलून्स के अंदर क्या रहते हैं, पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है ना। हर जगह अब पार्टिकल्स मूव करते हैं। ओके। सो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, इसके कुछ तक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ही, ठीक है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि अब हम आते हैं कि भाई फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स मतलब जो मैटर्स है, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में भी हमने बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सो उनका स्ट्रक्चर कैसा है कि वो फ्लूइड है, रिजिड है, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी है, वॉल्यूम, शेप, कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स क्या है, ठीक है ना। सो अब हम सबसे पहले आते हैं सॉलिड के ऊपर। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड एक रिजिड है। रिजिड मतलब बहुत ही क्लोजली टाइट रहता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बहुत क्लोजली टाइट, मतलब वो उसके शेप जल्दी चेंज करता नहीं है सॉलिड, ठीक है। जल्दी वो उसका शेप चेंज नहीं करेगा। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी भी वही है, तो हार्डन रहता है, ठीक है ना, हार्ड रहता है। इलास्टिसिटी, हम उसे खींच सकते हैं एक सर्टन एक इस डिस्टेंस तक। इलास्टिक रहता है, जैसा आपका इलास्टिक रहता है, आपने देखा है ना इलास्टिक, तो उस टाइप में इलास्टिक रहता है वो। फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम क्या रहता है? और वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। आप उसको कोई भी शेप में डालोगे तो वो कोई भी शेप में बनेगा क्या? नहीं, ठीक है ना। जब तक आप उसको अगर कोई ग्लास है, ठीक है ना, ग्लास है या प्लेट है, तो अगर आपने उसको किसी और में डाल दिया, तो वो उसका शेप चेंज करेगा क्या? नहीं। तो डेफिनाइट शेप का रहता है वॉल्यूम उसमें, ठीक है। शेप भी डेफिनाइट रहता है। कंप्रेसिबिलिटी, अब आप सॉलिड को कंप्रेस करके देखो, होगा क्या? नहीं होगा, निग्लिजिबल रहता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहता है? बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स क्या रहता है? बहुत कम रहता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि अगर उनका डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वो तो सॉलिड नहीं रहेगा, ठीक है। अब लिक्विड में आते हैं, तो लिक्विड में क्या रहता है? फ्लूइड ही रहता है, फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, शेप अनडेफिनेट, जो शेप में डालोगे वो शेप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत स्लो होता है, क्योंकि लिक्विड को आप
इसमें ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉडरेट लेवल का रहता है, ठीक है, डिस्टेंस भी मॉडरेट लेवल का रहता है, ठीक है। अब गैसेस गैसेस भी फ्लूइड ही रहते हैं, ठीक है। अब इसका ना ही शेप आपको मिलेगा, ना ही वॉल्यूम, ठीक है ना। सो इनडिफिनाइट रहता है दोनों भी। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई रहती है। आप कंप्रेस देखा ना, सीएनजी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। सीएनजी का फुल फॉर्म मुझे जानना है, तो उससे आपका ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा, ठीक है। सो बहुत हाईली कंप्रेसिबल रहता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहते हैं बहुत बहुत वीक रहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस जो पार्टिकल्स के डिस्टेंस रहते हैं बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। अब ये भी देखिए सेकंड स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन रहता है, ठीक है। सो अब सेकंड स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या रहेगा, आपके एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। अब एलिमेंट मतलब क्या, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, इनके मॉलिक्यूल्स, इसे हम कहेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। आपने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर ये पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है ना, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो प्रीवियस क्लासेस हुए हैं उसके अंदर आपने पढ़ा है, ठीक है। अब कंपाउंड क्या रहता है, कंपाउंड मतलब वही वही एलिमेंट, मतलब कि वही कंपाउंड रहता है, लेकिन उसका एक डाइवर्स फॉर्म रहता है, उसका डबल, एक कुछ ऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के आइटम्स ऐड करते हैं, तब वो कंपाउंड बनता है। जिसका कंपाउंड कंपाउंड आपको पता है ना कि कंपाउंड की जो दो एलिमेंट्स मिलके ये करता है, ठीक है ना, लेकिन वो सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। लाइक यहाँ पर एग्जांपल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब डाइऑक्साइड है इसके अंदर, डाइऑक्साइड, ठीक है। तो NO2, ठीक है ना। अब ऑक्साइड, ऑक्साइड मॉलिक्यूल है NO, ठीक है ना, यही है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब मिक्सचर, अब जब हम दो मिक्सचर को, हम दो एलिमेंट को एक साथ लाते हैं, ठीक है ना, मिक्सचर, उसको हम जब मिक्स करते हैं उसे हम मिक्सचर कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका N2 एंड O2, ठीक है ना, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा, लाइक दैट। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, अब क्या है, एलिमेंट जो रहते हैं, सो टाइप्स ऑफ एटम, तो क्या है, इनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है एलिमेंट्स के पास, ठीक है ना। कुछ जैसे कि लस्टरनेस, चमक, पैलनेस मतलब कि कुछ ऐसा एक शाइन, या आप कहते हो ना पीलापन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। मेडलनेस, मेडिएलिबिलिटी, ठीक है ना, मैलिएबिलिटी, ठीक है ना, जो मतलब कि आप कैसे कह सकते हो उसको कि जो जैसे कि हम जब ये करते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा कोई सॉलिड्स को कि उनके पास एक वो फ्री रहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि वो कुछ भी शेप एक्वायर कर सकते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना, उनको हम उनको कुछ बना सकते हैं। ब्रिटलनेस में क्या रहेगा कि भाई वो एक मतलब कि वो कोई भी उनके ऊपर वो स्ट्रेस को वो फेस कर पाते हैं, ठीक है ना। अब जो अर्लियर टाइम रहते थे उसके अंदर दो दो टाइप के क्लासिफिकेशन रहते थे, एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर उसके बाद जब इन्वेंशन हुए तो न्यू मेटल्स मिले हैं, तो उसी को हमने नाम दिया है मेटलॉइड, ठीक है ना। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड में। तो कंपाउंड क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कुछ अगर जलाया, ठीक है ना, ठीक है, सपोज आपने यू हैव बर्न समथिंग, ठीक है ना, कुछ प्लास्टिक वगैरह जलाया है आपने। सो जो ब्लैकिश कार्बन, ब्लैकिश जो बचता है, रिमेनिंग रहता है, तो उसे ही हम कार्बन कहते हैं। कुछ भी आप जलाओ तो आपको कुछ ब्लैकिश आएगा, तो वो क्या कहते हैं, तो उसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, या तो फिर कार्बन कंपाउंड कहते हैं। हम कहते हैं ना कार्बन कार्बन कार्बन, बाइक्स में भी कभी कभी हम कहते हैं कि कार्बन लग गया, ब्लैकिश जब होता है स्पार्क प्लग, तो ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल materials like carbohydrate, protein, heterocarbon, for example petrol, cooking oil, कुकिंग गैस आर मेड अप ऑफ कार्बन आइटम। अब देखिए इनके अंदर तो कार्बन कार्बन तो दिख ही रहे हैं आपको,
हाइड्रोकार्बन, कार्बन, तो जिसके अंदर भी कार्बन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कुकिंग ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये पूरे ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉट मैटर, कंपाउंड है। अब जैसे और फिर उसके बाद क्या है, कैम्फर, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिन इज यूज इन द अबव एक्टिविटी ऑफ कार्बनिक एटम, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर ये कार्बन आइटम को समझ में आए, ठीक है, इसके अंदर ब्लैकिश कलर मिलता है। अब इनऑर्गेनिक मैटर क्या रहते हैं कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट पे इतने के डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है पीछे, ये डिकम्पोज हो जाए। इनऑर्गेनिक मेटल जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, सोडा हो गया, आपने देखा होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज भी आपने देखे होंगे कि भाई एक लस्टर रहता है, शाइन रहती है, पालने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बन सकते हैं ये, ठीक है ना। और फिर इनके बाद क्या रहता है कि जैसे कि वही मैंने आपको जो बताया यहाँ पर आ गया, ये डबल डबल आ गया है शायद, ठीक है ना। इन एडिशन टू, अब इसके अंदर क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आ चुका है, एक कंपाउंड और ऐड हुआ है, ठीक है। पहले कौन से थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अब क्या आया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या रहता है कि इनका जो ये रहता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम बाय many items at the center of the structure of metal are also included, ठीक है ना। मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसके बारे में आप फर्दर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए। अब टाइप ऑफ मिक्सचर्स, अब क्या रहता है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं एक फेज, ठीक है ना, फेज, ठीक है ना। When all compounds of a mixture form a phase, it's called as homogeneous mixture, ठीक है ना। जब सारे कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। एक फेज के अंदर जब हर एक कंपाउंड मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, उसे ही हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर, ठीक है ना। और व्हेन अ कंपाउंड मिक्सचर आर distributed into two or more phases, it's called as heterogeneous mixture। heterogeneous मतलब कि कोई पीछे छूट जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, वो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दूं, सो हेटेरोजेनियस का आप क्या कह सकते हो कि आइस और सोडा, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा, आप एक सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए, ठीक है, कोको कोला, पेप्सी, कुछ भी लीजिए, उसके अंदर आप आइस डालिए, वो मिक्स होता है क्या, उसको मिक्स कीजिए, मिक्स होता है क्या, नहीं। सो क्या है, वो हेटेरोजेनियस है, ठीक है ना, वो हेटेरोजेनियस है, ठीक है। और फिर ये भी, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, होमोजेनियस का अगर आपको एग्जांपल चाहिए, सो आप स्टील देखिए, बहुत स्टील्स के लिए बहुत सारे अलग अलग मेटल्स हम लाते हैं, उसको एक साथ मिक्स हीट करते हैं और तब जाके वो बनता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर, इसी को हम कहेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी आप देखिए, कॉफ़ी सबसे बेस्ट एग्जांपल। आप कॉफ़ी बनाओगे, कॉफ़ी के लिए नहीं कि आप सबसे पहले कॉफ़ी का पाउडर लोगे या तो फिर बीन्स लोगे, ठीक है ना, उसको स्टीम के साथ या वाटर के साथ मिक्स करोगे, ठीक है। मिल्क के साथ भी कोई की बनाते हैं तो वो मिक्स हो जाती है, आपको मिलता है क्या उसका, कि आपको कभी कॉफ़ी के सीड्स मिले हैं, नहीं ना, कॉफ़ी के अंदर। सो लाइक दैट, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस का आई होप समझ गया होगा। अब आते हैं सोल्यूशन पे, सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब होमोजेनियस मिक्सचर जो रहता है, सो ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए सोल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। होमोजेनियस मिक्सचर जो रहता है दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस का, उसे हम कहते हैं सोल्यूशन, ठीक है ना। अब सोल्यूशन क्या रहता है, सोल्यूशन के अंदर क्या रहता है कि जो लार्ज प्रोपोर्शन में है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना। हाँ, अब इसे हम जो लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेगा आपके कोई सोल्यूशन, आप कोई भी सोल्यूशन पकड़ लीजिए, सॉल्वेंट उसे हम कहते हैं, लार्ज प्रोपोर्शन में जो भी अवेलेबल रहेगा उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना। और उसके अलावा जो लेस प्रोपोर्शन में अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना, सॉल्वेंट के, उसे हम कहते हैं सोल्यूट, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे सोल्यूट। अब ठीक है,
अब सस्पेंशन क्या रहता है, ये एक मिक्सचर रहता है किसका, लिक्विड और एक सॉलिड का, ठीक है ना। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर रहता है ये लिक्विड और सॉलिड का, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। अब कोलाइड, कोलाइड क्या रहता है कि एक टाइप रहता है, ठीक है, मिक्सचर रहता है जो एक सब्सटेंस रहता है जो बहुत टाइनी रहता है और डिसअपियर हो जाता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल रहता है, ठीक है ना, थ्रू आउट द सब्सटेंस, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी, अब वैलेंसी हमने पिछली बार पढ़ा था, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप जो भी आप एक बनाओगे सब्सटेंस सोल्यूशन कुछ भी बनाओगे आप, तो आपको उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगेगा, कैसा बनता है, H2O कैसे बनता है, आपको पता है वाटर H2O कैसे बनता है, या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हम इतना कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से नेचर इफेक्ट होता है, ये होता है, ये कैसे बनता है ये पता है आपको। तो यही आज हम देखेंगे कैसे बनता है ये, ठीक है। सो molecular formula include the information regarding the symbol of all the constituent element and the representative number as a subscript, ठीक है ना। सबस्क्रिप्ट में नहीं क्या इसका ये रहेगा, ठीक है। सो अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि भाई आपको पहले सिंबल लिखना है, ठीक है, जो आपने एलिमेंट्स कंसिडर किया। अब यहाँ पर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन लिया है, तो मैंने यहाँ पर कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। अब ये नहीं है कि आपको गोल्ड लोगे तो आपको गोल्ड का G लिखना है, वैसा नहीं, ये हर इसमें अलग अलग सब्सटीट्यूएंट्स रहता है, इसका एलिमेंट का सिंबल अलग अलग रहता है, कार्बन का AU रहता है, ठीक है ना। सो सॉरी, नॉट कार्बन का, गोल्ड का AU रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या किसका है, और सिल्वर का भी आप S नहीं लिखोगे, सिल्वर का आप AG लिखोगे, ठीक है। सो लाइक दैट आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, एक सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद आपको वैलेंसी लिखने की है, ठीक है ना। वैलेंसी हमेशा आप जो भी आपका एलिमेंट है उसके नीचे लिखोगे। आप जैसे कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, ठीक है। आपको वैलेंसी फाइंड आउट करना आना चाहिए, नहीं आया तो मैं एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा मुझे। तो एक बेसिक वीडियो के अंदर आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना, सब्सटेंस के। तो मतलब कि क्या होगा, जो सी जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द नंबर of a atom of a constituent element in the molecules of a compound, ठीक है ना, हम ये करेंगे। तो इसकी वजह इसके अंदर क्या होगा कि कार्बन जो रहेगा, जो 2 रहेगा वो कार्बन के पास जाएगा, O जो रहेगा वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। फिर फिर क्या होगा कि फोर्थ स्टेप है हमारा कि हम फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या कैसा फॉर्मूला हमारा ऑप्टेन बना है, ठीक है ना, जब हमने ये इससे किया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको देखिए C2O4। फिर उसके बाद हम इसको एक नंबर देखेंगे जहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट नंबर जो है इसका लास्ट स्टेप है ये, 2 से हम डिवाइड करने के बाद मिल सकता है, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला लिखना है, देखिए जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो आया है, ये फॉर्मूला है, ये आया है कंपाउंड का, ये आपको लिखना है। और जो फाइनल होगा, जो हमने डिवाइड किया था 2 से, ठीक है, अब तो क्या बना, तो यहाँ का 2 कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और 2 टू द 4, ठीक है, लाइक दैट। तो CO2 हमको फाइनल कंपाउंड मिल चुका है, समझा आपको, ठीक ना। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, यहाँ पर भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।